है निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में कैंसर का बर्डन काफ़ी बड़ा है। हर रोज़ जब आप अखबारों को टटोलेंगे, टेलीविज़न के चैनल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर के कारण जो मोर्टेलिटी रेट है कैंसर डिजीज़ में भारत में, वो भी बड़ा है दुनिया के दूसरे देशों की बनिस्बत। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन लोगों ने मोर्टेलिटी रेट पे कंट्रोल पाया है, वह कम हुआ है, वहीं भारत में ये मृत्यु दर बढ़ी है। तो इसलिए भी चिंता का विषय है। और जब भी हम चिंता करते हैं कैंसर को लेकर तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर कहाँ पे पिछड़ जाते हैं हम? क्या हम रिसर्च नहीं कर पा रहे? क्या हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं? क्या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या हमारे पास अस्पताल नहीं है? कहाँ पे कमी है? किस वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों से? तो ऐसे में जो सबसे पहली बात जहन में आती है वो आती है रिसर्च की। क्या कैंसर में रिसर्च हो रहा है? हो रहा है तो क्या लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में कि हाँ हम थोड़े सपोर्ट करें ताकि रिसर्च हो? क्या गवर्नमेंट उसको लेके उत्सुक है? तो आज के इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे कैंसर में रिसर्च कितना ज़रूरी है इस विषय पर। और इस पर बात करने के लिए भारत के एक जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार प्रभास को बुलाया है, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो देश का नामी कैंसर अस्पताल है मुंबई में, उसमें प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। और मैंने पहले भी बताया है आप सब लोगों को कि मैं भी कैंसर का मरीज हूँ, तो मेरे डॉक्टर भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, कितना बड़ा है कैंसर का बर्डन अपने देश में? कैंसर का बर्डन नंबर वाइज काफ़ी बड़ा है। हमारी जो सरकार की एजेंसीज़ की ICMR की एस्टिमेट है कि करीब 14 लाख के आसपास नए कैंसर मरीज हर साल होते हैं। तो नंबर वाइज बड़ा है, बट एक दूसरा पैमाना भी होता है इंसिडेंस वाइज कि 1 लाख पॉपुलेशन में कितने कैंसर मरीज हमारे देश में होते हैं एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी देशों में, उसके मामले में कम है। तो अगर पश्चिमी देशों में करीब 300 से 400 मरीज होते हैं हर एक 1 लाख 100,000 पॉपुलेशन के लिए, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, हमारे यहाँ करीब 100 के आसपास हैं। बट जो टोटल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एस्टिमेट तो ये है ओवरऑल कि नियर फ्यूचर में करीब करीब 2/3 जो कैंसर होगा वो डेवलपिंग कंट्री में होगा। और जब हम डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया उसमें प्रोमिनेंट आता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कैंसर है हमारे लिए डिस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए सामने की प्रॉब्लम है और हमें उससे जूझने की ज़रूरत है। तो सर, क्या वजह है, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं अपने यहाँ? तो ओवरऑल जो कैंसर के नंबर बढ़ने का रीज़न है, कैंसर बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ देम, सब तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो करीब करीब अगर पूरी सारे कैंसर के कारण देखे जाएं तो लगता है करीब करीब 2/3 या फिर 60 to 70% जो कैंसर है किसी न किसी लाइफस्टाइल से उससे लिंक है। अब जैसे लाइफस्टाइल में क्या आती है, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, फूड हैबिट्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें आते हैं उस फैक्टर में जो डिसाइड करती है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं। जैसे ही देखा गया है कि समाज विकसित होता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं हमारे देश में भी, और ये जब बढ़ेगी तो ये कैंसर के नंबर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, वो एज है। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है कैंसर के नंबर भी बढ़ते हैं। तो हम धीरे धीरे हमारा देश की एज जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि कैंसर के नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल कैंसर के नंबर हैं और बढ़ने का ये कारण है आज के टाइम में। सर, हम लोग जब भी गूगल करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो भी कैंसर में नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं,
जो रिसर्च हो रहे हैं वो दूसरे देशों में ज़्यादा हो रहे हैं, भारत में कम हो रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है रिसर्च कैंसर के इलाज में या ओवरऑल कैंसर को समझने में, और भारत में क्यों नहीं हो पाता है उतना जितना कि दूसरे देशों में होता है? सो पहली बात है कि कितना हम डिपेंडेंट हैं कि ये रिसर्च बाहर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ये इशू रेज़ की है। ये इस तरह से समझा जा सकता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट हैं हम जो यहाँ बनाते हैं। करीब करीब 2/3 इंस्ट्रूमेंट हम इंपोर्ट करते हैं मेडिकल में, जो हम यहाँ नहीं बनाते। कितनी नई मेडिसिन है, पुरानी मेडिसिन है, कितने नई मेडिसिन हैं जो कि हम यहाँ बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल जो नई मेडिसिन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम यहाँ नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ चीज़ें नहीं बनती हैं। हम हमारा देश जो जेनरिक मेडिसिन बनाने का हब है, तो वो एक मेजर डेवलपमेंट है हमारे देश में। उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों में अच्छा इलाज हुआ है और कैंसर में भी लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। बट मैं इसलिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑडियंस को ये मैसेज नहीं जाने देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते थे कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि और जो उसमें से कई सारे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है पेशेंट को, क्या वो हमारे यहाँ डेवलप होते हैं या हम बाहर से जब डेवलप होते हैं तब हम उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? उस मामले में आपका आप जो इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल सही है कि नई टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं बाहर के देशों में, खासकर पश्चिमी देशों पे, जो कि हमें वहाँ से लेना पड़ता है और यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उसकी वजह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी मेनी टाइम्स एंड मैक्सिमम टाइम्स में बिकॉज ऑफ कॉस्ट। तो यस, ये एक मेजर इशू है हमारे यहाँ कि जो नई चीज़ों का डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में, स्पेशली कैंसर में, वो काफ़ी कम है। अब तो खैर हम लोग नवंबर में बात कर रहे हैं 2023 के शुरुआती महीनों में एक रिसर्च आप लोगों ने किया, आपने, डॉक्टर वनीता ने, डॉक्टर विजय पाटिल और आपके साथियों ने, जिसमें इम्यूनोथेरेपी का जो डोज था आप लोगों ने कम किया और वो कॉस्ट जो है जिसकी बात आप कर रहे थे वो बहुत मिनिमाइज हो गया। तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो ड्रग की कीमत है उसको कम करने के लिए क्या इफ़ोर्ट्स किए जा सकते हैं अपने यहाँ, और क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? तो जो कॉस्ट को कम करने के बड़े सारे तरीके हैं। हमने एक तरीका अपनाया था जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले इन जनरल ऑडियंस के लिए पहला तो है कि अपने यहाँ ही रिसर्च हो, और अगर अपने यहाँ ही दवाइयाँ बने शुरू से तो उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जो अगर बाहर दवाइयाँ बनती हैं तो जो कंपनीज दवाइयाँ बना रहे हैं उनकी जो मंशा होती है वहाँ पे, और वहाँ जो उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस देश की वो अलग है, और वो वहाँ के लिए दवाइयाँ प्राइमरली बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ मार्केट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर कि यहीं पर दवाइयाँ डेवलप हो और यहीं पे वो आगे जाके मार्केट की जाए। ये एक तरीका है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग है। वो हमें ज़रूर करना चाहिए, बट उस पर कई लोग काम भी कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट काफ़ी मुश्किल वाला है। उसके अलावा जो उसके और जो कई तरीके होते हैं कि आप जो लोग दवाइयाँ बनाते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो यहाँ दवाई बनाए। ठीक है, हमारे यहाँ लोग नहीं बना रहे हैं या फिर हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे हैं, क्या उनको इंसेंटिवाइज किया जाए? जैसे कि हमने देखा है कई सारे फील्ड में, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ ये नाम लेना मैं दे रहा हूँ नाम एक कंपनी का, बट हैविंग सेड दैट वो सच भी है, हुंडई है। हुंडई अगर यहाँ कार बनाती है तो वो हमारे लिए सस्ती पड़ती है, एंड उसके बाद जो उसकी इनोवेशन यहाँ होती है वो हमारे काम आती है, और फिर यहाँ से भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारे देश को और हमारे लोगों को फ़ायदा होता है और हमारे लोग ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो सेम कैन बी अप्रोच कि जब आप मेडिकल फील्ड की टेक्नोलॉजी यहाँ अगर चाहते हो कि यहाँ उसकी डेवलपमेंट हो, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है यहाँ वो इम्प्लीमेंट करें, यहाँ चीज़ें बनाएं, दवाइयाँ यहाँ बनाएं, तो वो कॉस्ट कम हो सकती है। उसके अलावा जो तरीका है
कि कॉस्ट कम करने का, कि हम चीज़ों को इंटीग्रेट करें इन अ वे जो कि सरकार कर सकते हैं, शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है कि ये जो लोग दवाइयाँ बनाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनसे नेगोशिएशन हो इन अ वे कि हमारे लिए स्पेशल प्राइसिंग हो, और वो होती भी है, बट शायद और अगर अच्छी हो तो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि आप इशारा कर रहे थे कि जिसमें हम लोगों ने काम किया था, एंड ये चीज़ एक बड़ी अच्छी सेइंग थी, नारायण मूर्ति साहब की ये सेइंग थी कि देखिए, अगर आप इन्वेंशन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया जी, प्लीज़ आप इन्वेंशन कीजिए। अगर आप इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं तो देयर इज़ सो मच ऑफ स्पेस टू डू इनोवेशन जी। तो और इन्फोसिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि उन्होंने सारी चीज़ नहीं बनाई, बट उन्होंने जो चीज़ बनी हुई थी उसको इनोवेशन करके बहुत बढ़िया चीज़ें बनाई हैं दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी। एंड हमने भी क्या किया कि जो दवाई बनी हुई है, अवेलेबल है मार्केट में, हमने उसकी प्रॉपर्टी जान करके उसको यूज़ किया कि इसको कैसा दिया जाए। तो हमें समझ में आई बात, उन सारे चीज़ जानकारी लेके, ये जो दवाई है अगर उसकी 1/10 भी डोज दी जाए तो उसकी रीज़नेबल रीज़न है कि वो काम करेगी जी। और हमने फिर वही चीज़ डेवलप की, और फॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च में ये आया कि अगर उस डोज में हम देते हैं वो दवाई उस ग्रुप ऑफ पेशेंट में, और हमने ये जो डेवलप की थी वो हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए की थी, उसमें वो काम करती है। तो वो ये एक तरीका था, एंड फॉर्चुनेटली वो तरीका उस वक्त काम आया। लोग और भी इस चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं कि क्या हम डोज कम करने के बजाय डोज की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दें, कि हर एक 15 दिन के बदले हर एक 2 महीने कर दें, हर एक 3 महीने कर दें। क्या इससे फिर कॉस्ट कम हो सकती है? यस, ये भी एक तरीका है। हमने नहीं अपनाया था, बट और लोग अपना रहे हैं। फिर लोगों ने ये भी ट्राई किया, क्या ये दवाई हम देते रहते हैं, ट्रीटमेंट ये लगातार चलती रहती है, क्या इसको हम बंद कर सकते हैं एक लिमिट के बाद जहाँ शायद पेशेंट को ज़रूरत नहीं है? वो भी एक तरीका है कॉस्ट कम करने के लिए। लोग उसके अलावा भी तरीका ढूंढ रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाए, क्या बिग डेटा यूज़ की जाए, जिससे कि ये दवाइयाँ जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ये 2 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ पर मंथ आती है, उनको ले करके प्रेडिक्ट करें कि कौन से पेशेंट को ये दवाई हम कितने लंबे टाइम तक चाहिए होगी, और उस टाइम पे हम उसको बंद करें। अगर उसको बंद करेंगे तो अगेन कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट की वो कम हो सकती है। तो मैंने ये ओवरऑल बताया। श्योर इसके अलावा भी तरीके हैं जहाँ की दुनिया में और समाज में लोग अपने और तरीक़ों से दवाई का कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सम ऑफ द तरीके जो मैंने शेयर किए हैं, जो कि समवेयर जहाँ हमने लोगों ने और हमारे ग्रुप के लोगों ने, जैसे आपने नाम बताया, वी आर थैंकफुल टू टाटा हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो काम हो पाया वो टाटा हॉस्पिटल की वजह से हो पाया जो बॉम्बे में है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाता। और यस, हमारे कलीग डॉक्टर वनीता नरोना एंड डॉक्टर विजय पाटिल और हमारे सहयोगी जितने भी हैं डिपार्टमेंट में और डीएमजी में, उनकी वजह से हो पाया। एंड ये एक यूज़फुल ऑप्शन मिल गया है पेशेंट्स को, जो कि वो यूज़ कर रहे हैं। सो अगर 2-2.5 लाख के ट्रीटमेंट अब वो 20,000 में ले सकते हैं विथ सिमिलर आउटकम। इस तरह की इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, और इस तरह की इनोवेशन रिलेटिवली मैं नहीं बोलूँगा कि आसान है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है करना, और हमारे देश में इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक सवाल पे मैं आऊँगा, उसके पहले मैं एक एग्जांपल अपना ही दे देता हूँ कि मुझे जब मैं लंग कैंसर स्टेज 4 का पेशेंट हूँ और रह रहा हूँ पिछले 3 साल से कैंसर के साथ, और मैं आपके प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ। मुझे जब आपकी टीम ने सजेस्ट किया था एक दवा जो महंगी थी, 5 लाख रुपये हर महीने की थी, तो फिर मैंने पूछा कि ये तो मैं खा नहीं पाऊँगा, मुझे सेकेंड ऑप्शन बताइए। तो मुझे फिर डॉक्टर सुनील चोपड़े थे, उन्होंने सेकेंड ऑप्शन बताया कि इसमें कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी। तो मैं कीमोथेरेपी और प्लस टारगेटेड थेरेपी के साथ हूँ अभी तक जिंदा, अच्छे से जिंदा हूँ। तो इसलिए हो पाया। बाद में मैंने तब मैं बहुत कम जानता था, क्योंकि नया नया मरीज़ था, मैं थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ।
तो मैंने आकर फिर पढ़ने की कोशिश की आखिर ये क्या है, तो मुझे ये पता चला कि ये रिसर्च तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है, क्लिनिकल ट्रायल। इसमें वो पार्टिकुलर दवा जो मैं खाता हूँ टारगेटेड थेरेपी की, वो प्लस कीमोथेरेपी, ये दोनों कंबाइन कर देने से इक्विवेलेंट टू उस टारगेटेड थेरेपी के था जो 5 लाख रुपये हर महीने की दवा थी। तो अब सवाल सर मेरा ये है, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि लोग भी समझ पाएँ कि ठीक है, एक तो गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी एजेंसी है, पावरफुल है, तो वो फिनांस करती है और चीज़ें होती हैं। सोसाइटी कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स ज़्यादा हों भारत में, कैसे इस तरह के इनोवेशंस हो ताकि कम खर्चे में भी आदमी उसके समानांतर सुविधाएं ले पाए। तो कैसे सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ेंगे सर भारत में? सर सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वो एग्जाम्पल दिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड बिल्कुल आपने सही बोला कि उस जस्ट वक्त पे आपकी ट्रीटमेंट चालू हुई थी, उस वक्त वो जो एक टैबलेट आती है उसकी कॉस्ट करीब 5 लाख रुपीज़ पर मंथ थी। एंड उसी वक्त हम लोगों ने ये स्टडी ख़त्म की थी जिसके बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट चली थी। एंड वो 5 लाख रुपए की ट्रीटमेंट थी और ये करीब 10-15 हज़ार रुपये की ट्रीटमेंट आती है विद सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट। बट वो सिर्फ इसलिए आ पाई क्योंकि उस वक्त वो रिसर्च हुआ था। अगर वो उस वक्त वो रिसर्च नहीं होता तो वो ऑप्शन पेशेंट्स को नहीं मिलते। एंड आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों को उससे उस रिसर्च की वजह से बेनिफिट भी है। एंड मैं फिर से बोलूँगा, हम मैं और हमारी टीम आपके आभारी हैं कि आपने ये चीज़ के बारे में बात की, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि एक इनोवेशन से और उसके इनोवेशन को कार्यान्वित करने से लोगों को बेनिफिट होती है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके नेक्स्ट जो आपने बात की वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब ये हमारे देश में कैसे की जाए जी। और सरकार है। एंड इस मामले में मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बात समाज में लाई है कि देखो, हर एक चीज़ सरकार नहीं कर सकती। सरकार है, सरकार अपने तरफ से कर रही है, बट हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है। और ये जो दोनों रिसर्च आपने बात की, ये दोनों रिसर्च मैं फिर से बोलूँगा कि मैं टाटा हॉस्पिटल का आभारी हूँ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बट इन दोनों रिसर्च में समाज सामने आई थी। हम उनके पास गए थे, हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये हम ऐसा कर रहे हैं, इससे पेशेंट्स को इस तरह का फ़ायदा हो सकता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि नॉट ओनली ये बार, और भी कई एग्जांपल हैं जो कि हम लोगों ने छोटे छोटे इनोवेशंस किए हैं जिससे पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो अगेन, अगर वो समाज नहीं आती सामने तो शायद ये दोनों एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं आज, मैं और भी एग्जांपल बाद में थोड़ा दूंगा जिससे कि ऑडियंस को समझे कि ये काम पॉसिबल है। तो यस, समाज सामने आई तो वो पॉसिबल हुआ। एंड दूसरी चीज़ अगेन, मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर को अगेन आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये बात सामने लाई कि देखो, हमारे यहाँ जब रिसर्च होती है, जो कॉस्ट ऑफ जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। इसलिए हम मार्स पे बहुत सस्ते, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। यही चीज़ हमारे यहाँ लागू होती है हर रिसर्च में बाय एंड लार्ज, और यही हमारे यहाँ लागू होती है मेडिकल फील्ड में भी, कि अगर हमें रिसर्च करना है, हमें रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो, लेकिन वो जो रिसोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में लगती है, हमें उससे काफ़ी कम की ज़रूरत होती है। और जो प्रोडक्ट बनता भी है वो हमारे लिए सस्ता होता है और हमारे जो समाज के लिए वो इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि जो मिशन मार्स को गई थी, उसी तरह ये दवाइयाँ काम की हैं, वो सिमिलर हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दवाइयाँ बनी हैं, उसके जो प्रभाव होती है और वो कामयाब होती है हमारे पेशेंट्स के लिए। तो समाज का आना बड़ा ज़रूरी है। अब है कि समाज कैसे आए जी। समाज को आने के बड़े सारे तरीके हैं। इसमें जो हमारे जो समाज में लोग जो पेशेंट नहीं हैं उनको इसकी जानकारी होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज में अवेयरनेस होती है और समाज में अवेयरनेस होती है कि इस चीज़ का, ये चीज़ यूज़फुल है हमारे लिए, तो उसकी जो पुश बैक होती है
हर जगहों पे, सरकार पे, डॉक्टर्स पे, रिसर्चर पे, जो लोग उसको बना रहे हैं उन पे, वो एक बड़ी पॉजिटिव फीडबैक होती है उनके लिए, जिससे उस एरिया में वो काम करने लगते हैं। सेकंड है जो समाज में जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स का को ये जानकारी होना कि ये चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये ट्रीटमेंट लेना, जिससे कि हम जिसको रिसर्च नाम से बोलते हैं, ये डेवलपमेंट होती है, इसी से सारी दवाइयाँ बनती हैं, और इसमें पार्टिसिपेट करने से हमें फ़ायदा होता है। तो इसके भी अपने इम्पैक्ट होते हैं हर जगह पे, क्योंकि वो फिर पेशेंट डिमांड करता है, पेशेंट जहाँ भी जाता है वो इस चीज़ के बारे में डिमांड करता है कि क्या, जैसे हमारे यहाँ पेशेंट हर एक सप्ताह आते हैं जो पूछते हैं आपके यहाँ कोई रिसर्च है इस चीज़ में, जहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ हमें ये दवाइयाँ हैं, जो नई दवाइयाँ बन रही हैं वो हमें मिल सकती हैं। तो उसकी अगेन एक पॉजिटिव फीडबैक होती है, जो कि एम्पलीफाइंग इफेक्ट होती है हर एक लोगों के लिए जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। तीसरा है लोगों का, जो कि अगेन सब समाज के हिस्से हैं, क्योंकि जो रिसर्चर हैं, जो क्लिनिशियन, ये सब समाज के हिस्से हैं, उन सब की भी प्रवृत्ति होना कि हमने ये काम करना चाहिए। हम पेशेंट देखते हैं, हमारे यहाँ आज के टाइम में हम अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे डॉक्टर्स हम बनाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं, उस मामले में हमारी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन ये प्रवृत्ति भी होना कि हमें इस देश में यहाँ के लोगों के लिए नई सोल्यूशन देना है, ये भी आना ज़रूरी है। और इसके अलावा समाज में लोग जो कि समर्थ हैं, जिनके पास रिसोर्स है, वो रिसोर्स शेयर करना चाहें कि हम रिसोर्स शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है रिसोर्स शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग स्कूल बनाते हैं, हमने देखा है लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, उस चीज़ों में लोग काफ़ी सारे लोग दे पुट रिसोर्सेज, जिससे समाज को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये भी एक एस्पेक्ट है जहाँ की जो लोग समर्थ हैं, जो लोग रिसोर्सफुल हैं, वो सोचें कि इस एरिया में भी हमें रिसोर्स डालने चाहिए, जिससे कि जिस एरिया में लोग काम कर रहे हैं वो और आसानी से और बड़े लेवल पे काम करके हमें सॉल्यूशन दे सकें। मैं अभी देख रहा था पिछले दिनों रतन टाटा साहब का एक पुराना इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कैसे उनकी मदर की डेथ हुई कैंसर से, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने जब प्रपोज़ल आया कि मैं एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ मुंबई में, तो वो प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। फिर बाद में जब वो उनके हाथ में ग्रुप की कमान आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये तो करना और इस तरीके से करना, और वो हुआ। तो कंट्रीब्यूट करना और उस पर सोचना ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये तभी लोग सोचते हैं जब उनके घर में कुछ हो जाता है। जैसे मुझे कैंसर हुआ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैं थैंकली मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को कि मुझे इसके पहले 3 साल पहले मुझे कैंसर में कोई रुचि नहीं थी, और मुझे कभी नहीं पता था कैंसर का। जब मुझे हुआ तो मैंने सोचा, और अब मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और मेरी रुचि, मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। कैसे लोगों को यह समझाया जा सकता है कि अगर आपको कैंसर नहीं भी, आपके किसी नियर डियर वंस को नहीं भी हुआ है, फिर भी आपको आगे आना चाहिए, बिकॉज ये देश के लिए चैलेंज है। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। जनरली समाज में थोड़ा ऐसे ही होता है कि अगर हमने चीज़ें देखी हों और हमने वो चीज़ें झेली हों, तो हमें वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और उस चीज़ को हम एज वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसको एज वी ट्राई टू बिकम अ फ्लैग बेयरर, जो कि और लोगों को बताई जा सके। तो शायद समाज में जनरली ऐसा होता है। लेकिन और भी रीज़न हैं। उसके रीज़न है कि एटलीस्ट हमारे देश में काफ़ी सारे हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कल्चरली हैं, इकोनॉमिकली हैं, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो, और उन सब प्रॉब्लम्स के बीच में कि कल की रोटी कहाँ से आएगी, कल का दाल कहाँ से आएगा, कल मैं रहूँगा कहाँ पे, तो उस सब के प्रायोरिटी में वो कैंसर थोड़ा नीचे दब जाता है। ये बात है, और ये ऑटोमेटिकली होता है हर एक समाज में। ये हमारे परिवार में भी होता है। जो ज्वलंत इशू होते हैं वो हम पहले देखते हैं, और जो इशू सामने नहीं रहता है वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है। अब ये तो कारण है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसको कैसे, इसको ये किया जाए, डाइल्यूट कैसे करें, कैसे इसको ये किया जाए।
ये सब लोगों की जिम्मेदारी होती है जो इसमें डील कर रहे होते हैं, और इसलिए हर एक लोगों का जो इससे रिलेटेड हैं उनका फ्लैग बेरर बनना बहुत ज़रूरी है। या तो वो और मैं इसलिए डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी पेशेंट ट्रीट करने की प्राइमरी है, बट मैं हमेशा मानता हूँ कि थोड़ी हमारी जिम्मेदारी इस मामले में भी है कि समाज में 10 लोगों की इसके बारे में जानकारी जाए, किसी फॉर्म में हो, तंबाकू ना खाने के लिए हो, या फिर जल्दी ट्रीटमेंट कराने के लिए हो, या कहीं पे ऑप्शंस अवेलेबल हों यहाँ पे ट्रीटमेंट, विच एवर वे, बियॉन्ड कि हमारी सिर्फ ये ड्यूटी है कि हम पेशेंट देखें। ये सबकी जिम्मेदारी है कि जो इससे रिलेटेड हैं वो फ्लैग बेरर भी बने इस चीज़ के लिए, और इस संदेश को फैलाएं। देखिए, ये किसी को भी हो सकती है, और जब ये होती है तब ये बहुत ही तकलीफदेह होती है। और अगर पहले से चीज़ें बनी हों तो अगर जब होगी तो फिर शायद लोगों को उसके बारे में दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज़ मैं रिलेट करता हूँ, ये बड़ी अच्छी ये है, ऐड आती है, इंश्योरेंस के लिए है कि कोई चाहता नहीं है कि किसी को उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये सबको पता है कि अगर वो करना चाहिए, क्योंकि वो जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है उस पूरे फैमिली के लिए। शायद कैंसर का ऐसा ही है कि भगवान न करे किसी को हो, लेकिन ये बात भी है कि अगर होती है तो वो उस इंसान को भी इफ़ेक्ट करती है और पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करती है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, एंड मैं यहाँ पे आपको बड़ी बधाई दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मीडिया की जिम्मेदारी है। स्कूल में हमारी जो ये स्कूल की करिकुलम के पार्ट होनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से पता हो ये क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि तंबाकू का जो सेवन है हमारे देश में जो एवरेज एज जब वो पिकअप करते हैं वो 12-13 साल के आसपास है। इट मीन्स कि वो जनरली जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल में होंगे जी। अगर ये करिकुलम में रहेगा और उनको इसके बारे में बताया जाएगा तो इन अ वे अगेन हम कैंसर के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल लेवल पे जो लोग इससे जुड़े हैं उनको, मीडिया के लिए, हमारी टेक्स्ट बुक के लिए, वेरियस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट है जहाँ की सरकार काफ़ी एडवर्टीजमेंट डालती है उसके लिए। सो दिस विल बी रिक्वायर अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट, जिससे कि लोगों को पता हो कि कैंसर एक ऐसी चीज़ होती है जो तकलीफ़ देती है, उससे बचा जा सकता है, और दूसरा उसका इलाज भी होता है। सर, अब मेरे प्रोग्राम में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है, मेरा कोई सवाल नहीं है, कुछ वैसी बात आप कहिए जो मैंने पूछी नहीं हो, जो ज़रूरी हो, बताएं। मेरी तरफ से चूँकि आज का प्रोग्राम में आपने जो सेंट्रल टॉपिक रखा था कि रिसर्च इन कैंसर, मैं उसी पे बोलना चाहूँगा कि ये समझने की ज़रूरत है समाज को कि हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं, कैंसर ही नहीं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो ये कहीं ना कहीं रिसर्च होके आई है। इसलिए आज आप काफ़ी चीज़ें सुनोगे, काफ़ी लोगों से बात सुनो कि रिसर्च यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समाज में ये समझदारी आ रही है कि अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो अच्छी नहीं आएंगी, पुरानी आएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो कॉस्टली आएंगी। और ये हर जगह लागू होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी लागू होता है। तो रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है हर जगह पे, ये ज़रूरी है कैंसर के लिए। और मैं समाज से आग्रह करूँगा कि प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए विच एवर वे यू कैन इस एंडेवर में, जिससे कि रिसर्च अपने देश में हो सके, चीज़ें अपने देश में बन सके, अपने यहाँ के लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। थैंक यू सो मच सर। आपका इंटरव्यू करना मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मैं भगवान का इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बीमार होने के बाद मैं वैसे भी डॉक्टर्स की इज्जत करता हूँ, मेरे घर में भी डॉक्टर हैं, और बीमार होने के बाद तो मुझे ये बात ज़्यादा पुख्ता तौर पर समझ में आई कि डॉक्टर्स को क्यों भगवान कहा जाता है। और एक बात और मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आज बीमार हूँ, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से पार्टिसिपेट करें या पैसा डोनेट करें, जिस तरीके से भी, जैसा डॉक्टर कुमार प्रभास ने कहा, जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कीजिए प्लीज़,
क्योंकि ये बर्डन बढ़ रहा है और इसको कम करना भारत में ज़रूरी है। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।